ऋग वैदिक सभ्यता के प्रमुख तत्व। राजनीतिक संगठन। आर्य कई जनों में विभक्त थे। इनमें 5 जनों के नाम अक्सर मिलते हैं: अनु, द्रुह, यदु, पुरु, तुर्वस। इन्हें पंच जन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होती थी। परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम वस्तुतः आत्मनिर्भर होते थे। ग्राम की सुरक्षा के लिए ऊंचे टीले पर एक पुरदुर्ग बना होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहा जाता था। ग्रामीण संभवतः नागरिक तथा सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्य करता था। ग्राम की से बड़ी संख्या विष होती थी, जिसका स्वामी विषपत कहलाता था। अनेक विषों का समूह जन होता था। जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। देश का राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया, किंतु यह प्रभुता संपन्न राज्य का सूचक नहीं है। एक स्थान पर कई राष्ट्रों के राजा का उल्लेख है। आर्यों के ये विभिन्न जन परस्पर लड़ा करते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध दास राज्य का उल्लेख हुआ है, जो भरतों के राजा सुदास के साथ हुआ था। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था, जिसमें उपयुक्त 5 जनों के अतिरिक्त 5 लघु जनजातियों अनिल, पाक्य, भालानस, शिव तथा विषाणिन के राजा सम्मिलित थे। ऋषि विश्वामित्र इस संघ के पुरोहित थे। यह युद्ध पश्चिमोत्तर प्रदेश में बसे हुए पूर्वकालीन जन तथा ब्राह्मणवर्त के उत्तरकालीन आर्यों के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया। इसमें भारत जन के स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर एक भीषण युद्ध में 10 राजाओं के इस संघ को परास्त किया, और इस प्रकार वह ऋग्वैदिक कालीन भारत का सर्वोपरि सम्राट बन गया। भरत जन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यह ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था, जो सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच में प्रदेश में निवास करता था। ऋग्वेद काल में सामान्यतः राजतंत्र का ही प्रचलन था। राजन शब्द का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। राजा को जन का रक्षक, गुप्ता, जनस्य तथा दुर्गों का भेदन करने वाला पुराणवेत्ता कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध के वातावरण में सेना और जाति का नेतृत्व करने के लिए राजा संस्था का उदय हुआ। इस समय राज्य छोटे होते थे तथा एक राज्य के में सामान्य तौर से एक ही जन के लोग निवास करते थे। राजा युद्धों में स्वयं जन का नेतृत्व करता था। राजा का पद इस समय दैवी नहीं समझा जाता था। प्रारंभ में उसकी स्थिति कवायली मुखिया जैसी ही थी। कालांतर में सम्राट शब्द का उल्लेख तथा विश्वास्य भुवनस्य राजा, संपूर्ण संसार का राजा की अवधारणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजपद अत्यंत गौरवशाली एवं प्रतिष्ठित समझा जाने लगा। शतपथ ब्राह्मण में राज्य तथा साम्राज्य में भेद करते हुए साम्राज्य को राज्य से बड़ा बताया गया है। अवरंहिं राज्यं परम साम्राज्य से राजा विशाल एवं भव्य महाराज महल में निवास करता था। एक स्थान पर सहस्त्र द्वारों वाले गृह, सहस्त्रद्वार गृहं, तथा दूसरे स्थान पर राजप्रसाद को सहस्त्र स्तंभों वाला सभा स्थान कहा गया है। प्रारंभ में राष्ट्र की सारी प्रजा मिलकर राजा का चुनाव करती थी, परंतु बाद में यह पद आनुवंशिक हो गया। जो जे.बी. शर्मा का विचार है कि इस काल के कुछ जनों में गण राजा
गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी प्रचलित थी। 10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख है। राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना था। रक्षा के बदले प्रजा उसे उपहार आदि देती थी। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। इसका प्रयोग भेंट अथवा देवताओं को चढ़ावा के अर्थ में किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रजा स्वेच्छा इसे राजा को देती थी अथवा यह अनिवार्य कर था। लगता है कि जन के लोग शिक्षा से इसे राजा को प्रदान करते थे, किंतु विजित जातियों से यह अनिवार्य रूप से लिया जाता था। बलि मुख्यतः अन्न के रूप में दिया जाता था। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानता युद्ध का नेता था। वह व्यक्तिगत रूप से युद्धों में भाग लेता था। राजा के वैधानिक तथा न्यायिक कार्यों के विषय में ऋग्वेद में से कोई सूचना नहीं मिलती है। सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर सभा का उल्लेख हुआ है, किंतु इसमें उसके कार्यों पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। ऐसा प्रतीत होता है कि सभा कुलीन अथवा वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी, जिसमें जन के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। इन दोनों ही संस्थाओं का शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। राजा के अभिषेक के लिए भी इसकी संपत्ति अवश्य समझी जाती थी। ऋग्वेद में न केवल राजा तथा समिति के बीच पूर्ण सहमत अपितु समिति के सदस्यों के बीच परस्पर मतैक्य पर भी बल दिया गया है। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण इन तीनों अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। युद्ध के समय पुरोहित राजा के साथ जाता था तथा उसकी विजय के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था। शिक्षक, पथ प्रदर्शक तथा मित्र के रूप में पुरोहित राजा का मुख्य साथी होता था। राजा पुरोहित का बड़ा सम्मान करते थे। उनका प्रभाव शासन पर भी था। ऋग्वेद में वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि पुरोहितों के नाम मिलते हैं, जिनकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी। सेनानी राजा के आदेशानुसार युद्ध में कार्य करता था। शांति काल में संभवतः उसे नागरिक कार्यों को भी प्रदान करना पड़ा। ग्रामीण, प्रशासनिक और सैनिक कार्यों के लिए ग्राम का नेता होता था। वह ग्रामीण जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। स्पष्ट गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है, जिसका उपयोग राजा करता था। इसके अतिरिक्त और भी कर्मचारी रहे होंगे, परंतु इनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेदिक काल की विधि तथा न्याय व्यवस्था के विषय में हमें विभिन्न रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। न्याय वितरण का कार्य संभवतः पुरोहित ही सहायता में राजा ही करता था। चोरी, ईमानदारी, धोखाधड़ी आदि अपराधों के उदाहरण मिलते हैं। रात में पशुओं की चोरी एक आम अपराध था। मृत्युदंड की प्रथा नहीं थी। शारीरिक दंड तथा जुर्माने किए जाते थे। हत्या करने के अपराध में धनदान द्वारा मुक्त होने की प्रथा थी। एक व्यक्ति को शतदाय कहा गया है, क्योंकि उसके जान की कीमत 100 गायें थी। अपराधी को खूंटे से बांधे जाने का भी उल्लेख मिलता है। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में सम्राट के अतिरिक्त राजन तथा राजक शब्दों का प्रयोग मिलता है तथा उनकी स्थिति में विभेद भी किया गया है। छोटे राजाओं को राजक, उससे बड़े को राजन तथा सबसे बड़े को सम्राट कहा जाता था। कवच तथा दुर्ग का उल्लेख उच्च स्तरीय सैनिक निपुणता का सूचक है।